Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Muntadar and my topic of presentation is analysis of plant material. सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं प्लांट एनालिसिस के. वाई डू वी नीड टू एनालाइज प्लांट्स, कि हम प्लांट्स को एनालाइज क्यों करते हैं, उनकी ज़रूरत क्या है. विच सब्सटेंस मेजर ड्यूरिंग प्लांट एनालिसिस, कौन कौन से सब्सटेंस हैं जो प्लांट एनालिसिस के दौरान मेजर कर सकते हैं. रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट एंड पोल्यूशन, स्ट्रेटजीज ऑफ प्लांट एनालिसिस एंड सैम्पलिंग ऑफ प्लांट एनालिसिस. इंट्रोडक्शन क्या है. Plant analysis is the determination of chemical substance in a specific plant part. प्लांट एनालिसिस जो क्या है वो प्लांट के स्पेसिफिक पार्ट में इधर रूट और स्टेम में केमिकल सब्सटेंस की डिटर्मिनेशन इधर क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली. कौन कौन से केमिकल सब्सटेंस हम डिटरमिन कर सकते हैं. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फॉर एग्जांपल जिंक, मोलिब्डेनम एटसेट्रा. बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर एग्जांपल अमीनो एसिड, हार्मोन्स. पेस्टिसाइड फॉर एग्जांपल डाइल्ड्रिन, एल्ड्रिन, मेलाथियोन. हैवी मेटल पोल्यूटेंट्स फॉर एग्जांपल लेड, क्रोमियम एटसेट्रा. और प्लांट एनालिसिस इज वाइडली इम्प्लॉयड इन एग्रोनॉमी. एग्रोनॉमी क्या है. एग्रोनॉमी के अंदर प्लांट एनालिसिस को यूज़ किया जाता है. एग्रोनॉमी क्या है. साइंस ऑफ सॉइल मैनेजमेंट एंड क्रॉप प्रोडक्शन. उसके बाद प्लांट एनालिसिस को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं. टू मेजर द एसेंशियल न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ प्लांट टिश्यू. प्लांट टिश्यू के एसेंशियल न्यूट्रिएंट कंटेंट को मेजर करने के लिए. आपको पता है कि अच्छी प्रोडक्शन वही देगा प्लांट जिसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होंगे. टू एवेल्यूएट द फर्टिलिटी ऑफ क्रॉप्स. क्रॉप्स की फर्टिलिटी को एवेल्यूएट करने के लिए. टू आइडेंटिफाई द न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसीज को आइडेंटिफाई करने के लिए. टू रिकमेंड सूटेबल ट्रीटमेंट्स. अगर तो हमने प्लांट की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करना है तो हम उन डेफिशिएंसीज जो हैं उनका सूटेबल ट्रीटमेंट रेकमेंड कर सकते हैं प्लांट एनालिसिस के जरिए. रिजल्ट ऑफ प्लांट एनालिसिस आर कंपेयर्ड अगेंस्ट सर्टन क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ न्यूट्रिएंट्स. तो हमारे पास सर्टन क्रिटिकल वैल्यूज़ हैं ये टेबल में न्यूट्रिएंट्स की. तो जो हमारा रिजल्ट आएगा हम इनको इससे कंपेयर कर लेंगे. और ये जो हमने दी हुई है ये कंसनट्रेशन डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की वो किस में है, ग्राम पर केजी में. हम देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल पोटैटो ट्यूबर है, ये पोटैटो ट्यूबर है हमारे पास. इसमें जो नाइट्रोजन है वो 14% है, 14 ग्राम पर केजी है. फॉस्फोरस जो है वो 1.8 ग्राम पर केजी है. और पोटाशियम 22 ग्राम पर केजी है. कैल्शियम 0.9 ग्राम पर केजी. और मैग्नीशियम भी 0.9 पर ग्राम पर केजी. और सल्फर 1.4 ग्राम पर केजी. उसके बाद हम देखते हैं प्लांट पोल्यूशन को. जो पोल्यूटेंट है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकते हैं प्लांट पे और पोल्यूशन कोज कर सकते हैं. ये दो तरीके से हो सकता है. फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डायरेक्टली यानी एटमॉस्फेयर के साथ भी पोल्यूशन कोज हो सकती है, या फिर होगी थ्रू द रूट्स ऑफ प्लांट्स, या रूट के ज़रिए भी पोल्यूशन कोज हो सकती है. जो हम फ्रॉम द एटमॉस्फेयर वाली देख लेते हैं. एज इन केस ऑफ SO2 इंजरी टू प्लांट. SO2 इंजरी क्या है. सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फाइड, जो इससे बनने वाले सल्फाइड या सल्फेट्स हैं उनका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो प्लांट्स के अंदर वो ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू रेट ऑफ डिसऑक्सीफिकेशन. और इस तरह सल्फर डाइऑक्साइड इंजरी हो सकती है. इसे हम कहते हैं नेक्रोसिस, प्लांट नेक्रोसिस. थ्रू द रूट्स ऑफ प्लांट्स भी हम देखते हैं. एज इन केस ऑफ सोल्यूबल एल्यूमिनियम, जो एल्यूमिनियम सोल्यूबल हो जाएगी प्लांट के अंदर तो वो भी पोल्यूशन कॉज कर सकती है. प्लांट पोल्यूशन इज़ द कंसर्न बिकॉज ऑफ टू रीज़न. मतलब कि प्लांट पोल्यूशन को हम लाजमी तौर पर मोनीटर करते हैं इन दो रीज़न की वजह से. रीज़न वन क्या है. प्लांट में हैव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन प्लांट्स. पोल्यूटेंट में हैव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फाइटोटॉक्सिक इम्पैक्ट ऑन प्लांट देमसेल्फ. मतलब कि जो पोल्यूटेंट है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पर अफेक्ट कर सकते हैं. इससे हमारी जो क्रॉप यील्ड है वो कम हो जाएगी और फूड जो सप्लाईज़ हैं उनमें भी इम्पैक्ट आ जाएगा. और फॉर एग्जांपल SO2 प्लांट कैन कॉज एक्यूट और क्रोनिक इंजरी टू प्लांट. जो SO2 पोल्यूटेंट है वो एक्यूट या क्रोनिक इंजरी प्लांट्स को कॉज कर सकते हैं. एक्यूट क्या है, फ़ौरन. क्रोनिक लॉन्ग लास्टिंग होती है और स्लो होती है. एसिडिफिकेशन ऑफ सॉइल बाय रेनफॉल ओरिजिनेटिंग फ्रॉम वेरी सेम SO2. और यही जो SO2 है ये एसिडिफिकेशन, सॉइल की एसिडिफिकेशन को कॉज कर सकता है रेनफॉल के जरिए जब एसिड रेन आती है. मे मोबिलाइज टॉक्सिक एलुमिनियम फ्रॉम सॉइल एंड कॉज इंजरी टू प्लांट्स. और ये टॉक्सिक एलुमिनियम जो है इसको सॉइल के अंदर से मोबिलाइज कर सकता है यानी लीच इन कर सकता है सॉइल के मतलब प्लांट के अंदर और
प्लांट को इंजरी कॉज करता है। दूसरी जो रीज़न है, प्लांट में एक्ट एज अ व्हीकल फॉर ट्रांसफरिंग पोल्यूटेंट्स इनटू द फूड चेन, यानी कि प्लांट के अंदर अगर ये क्या है कि ये व्हीकल को एक्ट एज अ व्हीकल, यानी व्हीकल के तौर पर एक्ट करेगा पोल्यूटेंट को फूड चेन के अंदर ट्रांसफ़र करने के लिए। यानी प्लांट खुद नहीं अफेक्ट होगा, लेकिन उससे फूड चेन में इम्पैक्ट आएगा। यानी कि फॉर एग्जांपल कैडमियम इज़ रीडली एक्यूमुलेटेड इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स के अंदर कैडमियम मौजूद होता है, लेकिन ये प्लांट्स को कुछ नहीं कहता, लेकिन अभी इसका इफेक्ट लेवल बढ़ जाता है तो ये हार्मफुल हो सकता है प्लांट के लिए। कुड पोज अ सिग्निफिकेंट थ्रेट टू एनिमल्स एंड ह्यूमन दैट कंज्यूम प्लांट। तो आपको पता है कि ह्यूमन जो है हम ओमनीवोर्स हैं, जब हम प्लांट्स को इस तरह के अफेक्टेड प्लांट को लेंगे एज अ फूड तो इसके अंदर थ्रेट कोज हो जाएगा फूड चेन में। और प्लांट एनालिसिस इज देयरफॉर इज एन इनएविटेबल टूल, यानी कि ये ज़रूरी चीज़ है टू मैनेज क्रॉप प्रोडक्शन को मैनेज करने के लिए, टू इंक्रीज क्रॉप यील्ड, क्रॉप की यील्ड को बढ़ाने के लिए, टू मॉनिटर द टॉक्सिक पोल्यूटेंट टू कीप फूड चेन सेफ, कि हम टॉक्सिक पोल्यूटेंट को मॉनिटर कर लेंगे ताकि हमारी फूड चेन जो है वो सेफ रह सके। उसके बाद हम प्लांट एनालिसिस की स्टेजेस देखेंगे। उसकी जो स्टेजेस हैं वो है सबसे पहली स्टेज है सैम्पलिंग, उसके बाद वॉशिंग, ड्राइंग, फिर ग्राइंडिंग, उसके बाद डाइजेशन एंड एक्सट्रैक्शन एंड देन पे एनालिसिस। उसके बाद हम देखते हैं सैम्पलिंग। जो सैम्पलिंग के अंदर हम मेजर कंसिडरेशन है वो है विच प्लांट टू सैंपल के, यानी कौन सा प्लांट जो है हमें सैंपल करना है, वैन टू सैंपल के, कौन सा सीज़न जो है इसके अंदर हम सैंपल करें। आपको पता है कि डिफरेंट सीज़न के अंदर डिफरेंट प्लांट्स होते हैं, ऑटम के अंदर पत्ते गिरते हैं वगैरह वगैरह, तो हमने पहले सीज़न का भी तयन कर लेना है कि कौन सा सीज़न है जिसके अंदर हम सैंपल करें। विच केमिकल सब्सटेंस टू डिटरमिन, कौन कौन से केमिकल सब्सटेंस हैं जिनको हमें डिटरमिन करना है। द नंबर ऑफ सैंपल्स रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रिप्रेजेंटेटिव रिजल्ट, के सैंपल की तादाद हमने डिटरमिन कर लेनी है कि नंबर ऑफ सैंपल्स कितने होने चाहिए, यानी आपकी लेबोरेटरी कैपेसिटी कितनी है एनालिसिस की, उसके हिसाब से। और अगर प्लांट टू प्लांट वेरिएशन लार्ज है तो हमें इंटेंसिव सैम्पलिंग की ज़रूरत भी पड़ सकती है। नंबर ऑफ प्लांट सैंपल इन द फील्ड सर्वे वेरी फ्रॉम 10 to 100 पर हेक्टर, यानी पर हेक्टर में जो नंबर ऑफ प्लांट्स को हम सैंपल करते हैं वो 10 to 100 होने चाहिए। 10 to 100 के दरम्यान वेरी कर सकते हैं। सम जनरल सैम्पलिंग रूल्स क्या हैं? सम जनरल सैम्पलिंग रूल्स आर समराइज बिलो। सैंपल रैंडमली एट लीस्ट 20 प्लांट्स, यानी एटलीस्ट हमें 20 प्लांट्स को सैंपल करना है थ्रू आउट द स्टडी एरिया, यानी पूरे स्टडी एरिया में से एटलीस्ट 20 प्लांट्स को सैंपल कर लें। ईच सैंपल शुड कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 100 ग्राम ऑफ फ्रेश टिश्यूज़। ये इसके वेट के हवाले से है कि हर सैंपल जो है उसके अंदर 100 ग्राम ऑफ फ्रेश टिश्यूज़ होने चाहिए। सैंपल एरियाज एग्जिबिटिंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम सेपरेटली फ्रॉम मेन एरिया, यानी कि जिस एरिया के अंदर प्रॉब्लम्स है, डिजीज़ है कोई, उनको मेन एरिया से हम अलहदा सैंपल करेंगे। उसके बाद सैंपल मेच्योर लीव एक्सपोज टू सनलाइट जस्ट बिलो द ग्रोइंग टिप ऑन द स्टेम एंड मेन ब्रांचेस। जिन मेच्योर लीव्स वो होते हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ऑप्टिमम लेवल पे चल रहा होता है, तो उनको आपने सैंपल कर लेना है। सैंपल एट द बिगनिंग ऑफ प्लांट रिप्रोडक्टिव स्टेज और जस्ट बिफोर, या तो आप उसकी रिप्रोडक्टिव स्टेज पे सैंपल करें या उससे ज़रा सा पहले, बाद में नहीं करना। और कुछ डोंट सैंपल्स हैं कि ऐसे प्लांट्स को आपने सैंपल नहीं करना जो कि फुल मेच्योर हो गए हैं, यानी कि वुड बन गए हैं, उनको आपने सैंपल नहीं करना। डोंट सैंपल टिश्यूज़ फ्रॉम प्लांट्स टिश्यू दैट आर कवर्ड विद डस्ट और सॉइल, उन टिश्यूज़ को आपने सैंपल नहीं करना जो कि डस्ट या सॉइल से कवर है। एक्सेप्ट आपने उस जो सरफेस पर मौजूद चीज़ों का है उनका मुशाहदा करना है, वो अलग चीज़ है, लेकिन आपने अगर प्लांट एनालिसिस की बात हम कर रहे हैं तो आपने ऐसे टिश्यूज़ नहीं लेने जो डस्ट या सॉइल से कवर है। डोंट सैंपल टिश्यूज़ फ्रॉम प्लांट्स विद विजिबल इंसेक्ट डैमेज। अब आपको नज़र आ रहा है कि ये इंसेक्ट ने इस प्लांट को खाया हुआ है, डैमेज किया हुआ है, तो उस प्लांट को आपने नहीं ले लेना एज अ सैंपल। डोंट सैंपल डैमेज और डिजीज टिश्यू, जिन पर प्लांट में डिजीज़ आ गई है या डैमेज हो गए हैं, उनको आपने सैंपल नहीं करना।
डोंट सैंपल डेड प्लांट्स। डेड प्लांट्स को आपने सैंपल नहीं करना। यानी प्लांट को हम क्यों सैंपल करते हैं, या तो उसके न्यूट्रिएंट्स को चेक करने के लिए या पोल्यूशन को चेक करने के लिए, और दोनों के लिए डेड प्लांट्स का कोई काम नहीं है, तो आपने डेड प्लांट्स को नहीं करना सैंपल। उसके बाद रिलेटिव साइट डाटा शुड बी रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ सैम्पलिंग। यानी कि साइट के रेलिवेंट जो डाटा है वो आपने सैम्पलिंग के टाइम पे उसको रिकॉर्ड कर लेना है। फॉर एग्जांपल सोर्स ऑफ पोल्यूशन क्या है उस एरिया में, टाइप ऑफ लैंड यूज़ क्या है, आपने लैंड लाजमी मेंशन करनी है कि टाइप किस तरह की लैंड की टाइप है। वेजिटेशन डेंसिटी कर आपने बतानी है कि वहाँ पे प्लांट दूर दूर हैं या करीब करीब हैं और उनकी डेंसिटी क्या है। हाइट एंड फॉर्म ऑफ ग्रोथ, हाइट क्या है उनकी और फॉर्म ऑफ ग्रोथ भी आपने मेंशन करनी है। उसके उस एरिया के साथ एसोसिएटेड स्पीशीज़ आपने देखनी है कौन कौन सी है। नेचर ऑफ सॉइल कि इधर साल्टेड है, सैंडी है, एट्सेट्रा। ड्रेनेज के उधर पानी खड़ा तो नहीं है। फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन के उन पे कौन सी फर्टिलाइज़र अप्लाई की हुई है उससे पहले आपने वो चेक करना है। लोकल ट्रोपोग्राफिकल फीचर्स यानी लैंड के फिजिकल फीचर्स देखने हैं आपने कि कौन कौन किस तरह की है लैंड। उसके बाद हमारा दूसरा जो है सैम्पलिंग के बाद आपने ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज दूसरी स्टेज है। फ्रेश सैंपल शुड बी टेकन टू द लेबोरेटरी एज सुन एज पॉसिबल। जो फ्रेश सैंपल है उसको जितना जल्दी हो सके आपने लेबोरेटरी तक पहुंचाना है। पहली फुर्सत में एनालिसिस करना है आपने ताकि रिज़ल्ट जो है वो अच्छे आ सकें। फ्रेश प्लांट मटेरियल शुड बी पैक क्लोजली इन पॉलीथीन बैग्स, पेपर क्लॉथ बैग्स। और आपने जो फ्रेश सैंपल है उसको पॉलीथीन में, पेपर में या क्लॉथ बैग में उसको स्टोर करना है और कैन बी केप्ट फॉर सेवरल आवर्स। यानी कई घंटे के लिए उसको आप उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। प्रोलॉन्ग स्टोरेज शुड बी अवॉइडेड पर्टिकुलरली एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे आपने ज़्यादा अरसे के लिए नहीं रखना सैंपल को, उससे आपका एनालिसिस में अफेक्ट आ सकता है। प्रायर टू स्टोरेज सैंपल शुड बी ड्राइड इन ओवन एट बिलो 60 डिग्री टू प्रिवेंट स्पॉइलेज। स्पॉइलेज को प्रिवेंट करने के लिए आपने ओवन में इसको ड्राई कर लेना है स्टोरेज से पहले। दे कैन और आपने 60 डिग्री से कम क्यों टेम्परेचर करना है ये हम आगे ड्राइंग में देखेंगे। दे कैन बी ड्राइड इन एयर बाय स्प्रेडिंग आउट ओवर एन एरिया फॉर 1 to 2 days बट कंटेमिनेशन बाय सोइल एंड डस्ट हैज़ टू बी प्रिवेंटेड। इसको आप एयर ड्राई भी कर सकते हैं, उसके ऊपर हवा गुजार के भी उसको ड्राई कर सकते हैं, लेकिन आपने इसका खास ख्याल रखना है कि सॉइल या डस्ट की कंटेमिनेशन ना हो। वो एरिया पूरी तौर पर क्लोज होना चाहिए जहाँ पे आपने एयर ड्राइंग करनी है। उसके बाद ड्राई सैंपल शुड बी लूजली पैक्ड इन पेपर और क्लॉथ बैग्स एंड स्टोर इन रेफ्रिजरेटर। उसके बाद ये जो ड्राई सैंपल आ गया इसको आपने पेपर या क्लॉथ बैग्स में स्टोर कर लेना है और उसके उस पैक कर लेना है। उसके बाद रेफ्रिजरेटर में स्टोरेज कर लेना है। लेकिन ये अब आप अगर उसको फ्रिज में रखेंगे तो आप ज़्यादा देर के लिए उसको यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए आपको चाहिए कि आप उसको ग्राइंड कर लें अगर आपके पास आपके लिए पॉसिबल है। तो उसके बाद उसको रूम टेम्परेचर पे वेल वेंटिलेटेड कंडीशन में रख लें किसी कंटेनर के अंदर डाल के, बजाय इसके कि आप उसको रेफ्रिजरेटर में रखें। उसके बाद हम वॉशिंग देखते हैं। अगली स्टेज जो है वो वॉशिंग है। इट इज़ नेसेसरी टू वॉश द सैंपल इन ऑर्डर टू रिमूव द सरफेस डस्ट, सॉइल पार्टिकल्स, स्प्रे रेजिड्यू विच में इंटरफेयर विद सैंपल एनालिसिस। ये ज़रूरी है कि आप उसको सैंपल को वॉश कर लें ताकि उसके ऊपर कोई सरफेस डस्ट ना रह जाए, सॉइल पार्टिकल्स ना हो और स्प्रे रेजिड्यू ना हो कोई जो स्प्रे की हुई है उस एरिया के अंदर, ताकि हमारा एनालिसिस अफेक्ट ना हो उससे, प्लांट एनालिसिस। मेथड जो है वो वॉशिंग के वो हैं। वाइपिंग विद अ डैम्प क्लॉथ मे बी सेटिस्फैक्ट्री फॉर मैनी सैंपल्स। सिंपल सा जो मेथड है वो है कि आप क्लॉथ के साथ उसको साफ गीला कपड़ा लें और उसके साथ उसको सैंपल को साफ कर लें। द रेकमेंडेड प्रोसीजर इज़ टू सब, यानी कि आप उसको गीला कपड़ा लें और उसके साथ प्लांट को वाइप कर लें और जो इसका रेकमेंडेड प्रोसीजर वो ये है कि आप एक स्पॉन्ज लें और डिटर्जेंट मतलब 0.1% डिटर्जेंट के साथ उसको वेट करें और डिटर्जेंट जो है वो फॉस्फेट फ्री होना चाहिए और उसके साथ उसको प्लांट को साफ़ कर लें और उसके बाद पानी के साथ उसको धो लें।
अदर मेथड ऑफ क्लीनिंग द टिश्यू इंक्लूड ब्रशिंग एंड वाइपिंग। दूसरा मेथड जो है वो ब्रशिंग और वाइपिंग है, सिंपल ब्रशिंग कर लें और वाइपिंग कर लें। द सैंपल शुड बी वॉश्ड इफ स्टडिंग द डेपोजिशन, शुड नॉट बी वॉश्ड इफ स्टडिंग द डेपोजिशन ऑफ पोल्यूटेंट्स ऑन द प्लांट सरफेस। अगर आप पोल्यूटेंट्स की डेपोजिशन को प्लांट सरफेस पे डिटरमिन कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप उसको वॉश ना करें सैंपल को। उसके बाद ड्राइंग देखते हैं। ड्राइंग शुड बी, सैंपल शुड बी ड्राइड एज सून एज पॉसिबल आफ्टर वॉशिंग इन ऑर्डर टू इन ऑर्डर। उसके फ़ौरन बाद आपने वॉशिंग के ड्राइंग कर लेनी है एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि इसमें मिनिमाइज द बायोकेमिकल चेंजेस। आपको पता है कि बायोकेमिकल चेंजेस हो सकते हैं, ये नेचुरल प्रोसेस है। मेक इट ईजियर टू होमोजेनाइज। रिजल्ट्स ऑफ एनालिसिस कैन बी रिपीटेड ऑन ड्राई वेट बेसिस। तो आपको पता है कि हम ड्राई वेट बेसिस पे एनालिसिस के जो रिजल्ट हैं वो लेते हैं, तो इसलिए आपने उसको ड्राई कर लेना है वॉशिंग के बाद। टेम्परेचर की बात करते हैं। टेम्परेचर शुड बी सफिशिएंटली हाई टू डिस्ट्रॉय द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर डिकम्पोजिशन। यानी कि जो एंजाइम डिकम्पोजिशन करते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए इतना टेम्परेचर हाई होना चाहिए कि वो एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाए, और इतना भी हाई नहीं होना चाहिए कि थर्मल डिकम्पोजिशन नहीं हो जाए। इसके बाद क्या कहा हुआ है कि यट लो इनफ टू प्रिवेंट थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी कि थर्मल डिकम्पोजिशन नहीं हो जाए, इतना नहीं हाई कर देना आपने। थर्मल कंपोजिशन हैज़ बीन ऑब्जर्व एट टेम्परेचर ग्रेटर दैन 60 डिग्री। ये आपने पीछे देखा था कि हमने 60 डिग्री से बिलो टेम्परेचर रखना है, क्योंकि 60 डिग्री से अबव थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाती है। ड्राइंग टेम्परेचर एज हाई एज 105 डिग्री हैज़ बीन यूज। जो इतना हाई भी यूज़ किया हुआ है 105 डिग्री सेंटीग्रेड, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एनालिसिस, लेकिन जो रिकमेंडेड है वो यही है कि आप 60 डिग्री पे ओवन ड्राइंग करें 24 आवर्स के लिए। उसके बाद हमारा जो स्टेज है वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है कि पार्टिकल साइज़ की रिडक्शन। इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस द पार्टिकल साइज ऑफ द ड्राइड मटेरियल। जो ये हमने पीछे ड्राइंग मटेरियल किया हुआ है इसकी आपने रिडक्शन कर देनी है, उसको पार्टिकल का साइज छोटा कर देना है। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल सूटेबल फॉर फर्दर ट्रीटमेंट एनालिसिस, ताकि फर्दर जो हम एनालिसिस करें वो ताकि हम फर्दर एनालिसिस कर सकें। दिस इज़ डन बाय कटिंग, ग्राइंडिंग, मैक्रिएटिंग, होमोजेनाइजिंग, इमल्सिफाइंग फ्रेश प्लांट टिश्यू। कटिंग मतलब उसको कट कर लें, ग्राइंड कर लें। मैक्रिएटिंग क्या होता है कि आप, ये एक टाइप है, इसके अंदर आप उसको सॉल्वेंट के ऑयल के साथ या अल्कोहल के साथ उसको ब्लेंड कर लेते हैं और पल्प सा बन जाता है प्लांट टिश्यू का, इसे हम कहते हैं मैक्रिएटिंग। होमोजेनाइजिंग और इमल्सिफाइंग द फ्रेश प्लांट टिश्यू। इमल्सिफाइंग क्या होता है, ऑयल के साथ उसको ब्लेंड कर लें, और इमल्सिफाइंग में होता है, और इमल्सिफाइंग और मैग्रीटिंग तकरीबन एक ही चीज़ है, लेकिन इमल्सिफाइंग में बहुत ज़्यादा फाइन पार्टिकल का साइज हो जाता है। जो डिवाइसेस हमने कॉमनली यूज़ ग्राइंड में ड्राई मटेरियल को ग्राइंड करने के लिए वो है बाल मिल्स, हैमर मिल्स और कटिंग मिल्स। लेकिन अगर आपके पास ये ग्राइंडिंग डिवाइसेस नहीं हैं तो आप क्या करें, सिंपली उसको चॉप कर लें प्लांट मटेरियल को विद सीजर्स या फूड चॉपर यूज़ कर सकते हैं आप। उसके बाद सीविंग देखते हैं हम। ग्राउंड सैंपल्स आर यूजली पास थ्रू 0.5 और 1 मिलीमीटर सीव, यानी जो 0.1 या 0.5 या 1 मिलीमीटर जो छलनी है उसके अंदर से आपने उसको गुजार देना है। उसके बाद कॉनिंग एंड क्वाटरिंग है। ये कॉनिंग एंड क्वाटरिंग हम क्यों करते हैं, फॉर थोरो मिक्सिंग। द टेक्निक इज ऑफ कॉनिंग एंड क्वाटरिंग में यूज टू ऑब्टेन सब सैंपल्स ऑफ ड्राई मटेरियल फॉर एनालिसिस। ये, और आपने ड्राई मटेरियल के सब सैंपल्स ले लेने हैं आपको चाहिए होते हैं एनालिसिस के लिए, तो वो हम कैसे करेंगे, कॉनिंग और क्वाटरिंग के ज़रिए। ग्राउंड सैंपल शुड बी प्लेस्ड इन क्लीन ग्लास बोतल। जो आपका सैंपल आया, ग्राइंडेड सैंपल आया, उसको अपने क्लीन ग्लास बोतल में प्लेस कर लेना है एंड ड्राइड अगेन फॉर 24 आवर्स एट 65 डिग्री सेंटीग्रेड। तो और 24 घंटे के लिए उसको 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर ड्राई कर लेना है। आफ्टर ड्राइंग बोतल शुड बी सील्ड एंड स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज। ड्राइंग के बाद आप बोतल को रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर लें लंबे अरसे के लिए, ताकि यूज़ हो सके, उसके बाद उसको एनालिसिस कर सके। डाइजेशन एंड एक्सट्रैक्शन है उसके बाद उसका स्टेज। डाइजेशन एक्सट्रैक्शन, ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन प्लांट्स आर एक्सट्रैक्टेड इनटू अ सॉल्वेंट, हेक्सेन, ईथर एक्सेट्रा।
जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं उनको हम कौन कौन से सॉल्वेंट्स में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल हेक्सेन या ईथर में। एक्सट्रैक्शन इनटू वाटर एंड साल्ट सोल्यूशन आर आल्सो इम्प्लॉयड समटाइम्स। कुछ केसेस में हम वाटर और साल्ट सोल्यूशन को भी यूज़ कर सकते हैं एज अ सॉल्वेंट। दिस कैन बी डन बाय शेकिंग द मिक्सचर, यानी कि आप मिक्स सॉल्वेंट के साथ इस सैंपल को मिक्स करें और उसके बाद शेक कर लें, और यूजिंग अ सोक्सलेट अपरेटर्स, या फिर आप सोक्सलेट अपरेटर्स यूज़ कर लें। ये एक स्पेशल एक्सट्रैक्टर के तौर पर यूज़ किया जाता है इसको, सोक्सलेट अपरेटर्स को। ये नीचे सोक्सलेट अपरेटर्स देख रहे हैं। जो इसमें सोक्सलेट अपरेटर्स है, इसके अंदर ये जो पोरस थिम्बल है, इसके अंदर हम सैंपल को प्लेस करते हैं और नीचे सॉल्वेंट को प्लेस करते हैं ये इसके अंदर, और ये इसके साथ एक्सट्रैक्शन हो जाती है। बार बार कंटिन्यूसली रिफ्लक्स करते रहते हैं फ्रेश सॉल्वेंट को, और इस तरह एक्सट्रैक्शन हो जाती है। एशिंग, उसके बाद एशिंग इज़ यूज टू प्रिपेयर प्लांट सैंपल्स फॉर एलिमेंटल एनालिसिस, यानी कि एलिमेंट्स का अपने एनालिसिस करना है तो उस एलिमेंट्री एनालिसिस के लिए प्लांट को प्रिपेयर करना है तो उसके लिए एशिंग का प्रोसीजर हम करते हैं। दो तरह के इसकी टाइप्स हैं, ड्राई एशिंग और वेट एशिंग। सबसे पहले हम ड्राई एशिंग देखेंगे। दिस इन्वॉल्व द कंप्लीट कंबशन ऑफ ऑल ऑर्गेनिक मैटर इन मफल फर्नेस। इसमें क्या करना है, हमने जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको कम्प्लीटली बर्न आउट कर देना है मफल फर्नेस के ज़रिए, फॉलोड बाय डिसोल्यूशन ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स इन HCl। उसके बाद HCl इसमें ऐड करना है, और अकॉर्डिंग टू मोस्ट रिकमेंडेड प्रोसीजर सैंपल शुड बी एश 500 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर बिटवीन 4 to 10 आवर। यानी कि मोस्ट रिकमेंडेड प्रोसीजर जो है उसमें जो एशिंग करनी है आपने, वो 4 से 10 घंटे के लिए 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर करनी है। नाइट्रिक एसिड शुड आल्सो बी इंक्लूडेड एट द डिसोल्यूशन स्टेज टू इंश्योर कंप्लीट ऑक्सीडेशन। कंप्लीट ऑक्सीडेशन जो है वो आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो कंप्लीटली तौर पर आपने ऑक्सीडेशन करनी है, उसके लिए आप नाइट्रिक एसिड को भी डाल सकते हैं डिसोल्यूशन स्टेज पे। दिस मेथड कैन बी यूज टू प्रिपेयर सैंपल फॉर द एनालिसिस ऑफ पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सल्फर, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक और अदर हैवी मेटल्स। इनके लिए ये मेथड यूज हो सकता है, लेकिन सम प्रोसीजर्स के लिए एडिशन ऑफ HCl एंड डिहाइड्रेशन ऑफ सिलिका बाय फर्दर हीटिंग आर नॉट डिज़ायरेबल। यानी ये HCl को ऐड नहीं किया जा सकता, यानी और डिहाइड्रेशन ऑफ सिलिका भी नहीं करते। किसके लिए? कैल्शियम, कॉपर, आयरन, मैंगनीज, मैग्नीशियम, पोटाशियम और जिंक के लिए। Their recommended procedure is to simply heat the sample in the furnace for at least 4 hours, cool and dissolve the ash in 2.5 milliliter। इसके लिए क्या करें, आप सिंपली हीट करें सैंपल को फर्नेस के अंदर एटलीस्ट 4 घंटे के लिए, उसके बाद कूल कर लें, उसके अंदर ऐश को डिज़ोल्व कर लें और 6 मोलर HNO3 इसमें ऐड कर लें। इम्पोर्टेंट टू नोट इज़ दैट द टेम्परेचर शुड बी इंक्रीज स्लोली। जो टेम्परेचर है उसको आहिस्ता आहिस्ता आपने इंक्रीज़ करना है, फ़ौरन नहीं आपने 500 कर देना, आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना है। एशिंग टाइम शुड बी बिटवीन 4 and 8 hours फॉर अनकवर्ड क्रूसिबल एंड 2 hours फॉर कवर्ड क्रूसिबल। अगर आप क्रूसिबल का आपने लिड नहीं दिया हुआ ऊपर, तो आप एशिंग का टाइम जो है आपका वो 4 से 8 घंटे है, और अगर आपने क्रूसिबल पे कवर किया हुआ है इसको लिड के साथ, तो आपका एशिंग टाइम 2 hours है। इसके लिए जो ड्राई एशिंग के लिए जो मटेरियल रिक्वायर्ड है वो 50 मिलीलीटर क्रूसिबल है, पोर्सिलीन है, टॉल फोम, मफल फर्नेस है, उसके बाद वाटर बाथ है, फिल्टर पेपर है। फिल्टर पेपर कौन सा? वर्ट्समान नंबर 541। HCl अप्रोक्सीमेटली 6 मोलर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड वाटर। HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड है, और HNO3 6 मोलर फॉर अल्टरनेटिव प्रोसीजर, यानी कि जो आपने जिसमें HCl और डिहाइड्रेशन ऑफ सिलिका नहीं करना, उनके लिए 6 मोलर HNO3। ये इसका प्रोसीजर है। आपने एसिड वॉश पोर्सलिन क्रूसिबल लेना है, उसके अंदर 0.5 ग्राम ऑफ ड्राइड ग्राउंड सीव सैंपल ऐड कर देना है। उसको बाद उसको मफल फर्नेस में प्लेस करना है, और टेम्परेचर आपने स्लोली इंक्रीज़ करना है
2 आवर्स के अंदर 500 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, ये नहीं कि फ़ौरन ही 500 डिग्री सेंटीग्रेड उसको दे दें टेम्परेचर। उसके बाद लीव इनसाइड द फर्नेस फॉर एटलीस्ट 4 आवर, 4 घंटे के लिए उसको फर्नेस के अंदर ही रहने देना है। रिमूव द क्रूसिबल फ्रॉम द फर्नेस एंड कूल, उसको फर्नेस के अंदर से निकालना है, क्रूसिबल को कूल कर देना है। ऐड 10 मिलीलीटर ऑफ कंसनट्रेटेड एस 10 मिलीलीटर ऑफ कंसनट्रेटेड एस डालना है, कवर कर देना है। हीट ऑन स्टीम बाथ फॉर 1.5 मिनट, स्टीम बाथ पे उसको 15 मिनट्स के लिए उसको हीट करना है। ऐड 1 मिलीलीटर HNO3 एंड एवेपोरेट अप टू ड्राइनेस, जब उसके अंदर 1 मिलीलीटर HNO3 ऐड करना है और एवेपोरेट तब तक करना है जब तक वो ड्राई हो जाए। कंटिन्यू हीटिंग फॉर 1 आवर, और आपने 1 घंटे के लिए हीट करते रहना है। ऐड 1 मिलीलीटर ऑफ 6 मोलर HCl, swirl then add 10 मिलीलीटर ऑफ वाटर। उसके बाद 1 मिलीलीटर ऑफ 6 मोलर HCl ऐड करें, घुमाएं उसको और उसके अंदर 10 मिलीलीटर ऑफ वाटर ऐड कर लें। हीट अगेन ऑन द स्टीम बाथ टू कंपोसेट द सोल्यूशन, और उसके बाद कूल। आपने उसको स्टीम बाथ के अगेन हीट करना है और फिर उसके बाद कूल कर लेना है। फिल्टर इनटू अ 50 मिलीलीटर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क एंड रेज अप टू द मार्क विद वाटर। आपने टाइट्रेशन कर लेनी है उसकी और फिल्टर कर लेना है उसको वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में। उसके बाद उसकी टाइट्रेशन कर लेनी है और उसको उसके अंदर ऐड कर लेना है वाटर। प्रिपेयर अ ब्लैंक बाय रिपीटिंग द सेम प्रोसीजर बाय बट विदाउट द प्लांट सैंपल। उसके बाद आपने एक ब्लैंक प्रिपेयर करना है, बाकी सारा प्रोसीजर वैसे ही करना है, सिर्फ उसके अंदर प्लांट सैंपल नहीं ऐड करना। तो इस तरह आपकी ड्राई एशिंग हो जाएगी। दूसरा मेथड जो है वो है वेट एशिंग। वेट एशिंग जो है उसके अंदर हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स को यूज़ करते हैं और ये यूज़ किया जाता है टू डिस्ट्रॉय द ऑर्गेनिक मैटर एंड डिजोल्व द एनालिड्स। रिकमेंडेड एसिड एंड एसिड मिक्सचर कौन से हैं? HCl, HNO3 या HCl4 यूज़ कर सकते हैं, 2 का मिक्सचर भी यूज़ कर सकते हैं। H2SO4 का या HNO3 को इकट्ठा यूज़ कर लें, HNO3 या HCl4 को इकट्ठा यूज़ कर लें, और सल्फ्यूरिक एसिड और क्लोरिक एसिड को इकट्ठा यूज़ कर लें, या आप तीनों को इकट्ठा यूज़ कर लें, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और परक्लोरिक एसिड को। एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर क्या है इसका? वेरियस एसिड डाइजेशन प्रोसीजर कैन बी एम्प्लॉयड। The most effective method involves digesting the sample with a mixture of HNO3, H2SO4 and HCl4। जो मोस्ट इफेक्टिव है उस वो कौन सा है कि आप तीनों एसिड्स को यूज़ कर लें इकट्ठा है। द प्रोसेस इज सूटेबल फॉर प्रिपेयरिंग द सैंपल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर, फॉस्फोरस एंड आल्सो फॉर आयरन एंड मैग्नीशियम इफ एडिशनल बॉइलिंग स्टेज इज इंक्लूडेड। ये जो प्रोसीजर है ये पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह के लिए यूज़ होता है, और इसको आयरन और मैंगनीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें एक एडिशनल बॉइलिंग स्टेज को इंक्लूड करना पड़ेगा। इसकी जो मटेरियल्स हैं वेट एशिंग के वो हैं जेल-डाल, डाइजेशन फ्लास्क और सिमिलर इस तरह की कोई भी मिलती जुलती फ्लास्क यूज़ कर लें। 50 मिलीलीटर की हो, जेल-डाल हीटिंग यूनिट हो, फिल्टर पेपर वाशना नंबर 541, परक्लोरिक एसिड 60% कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड ही सल्फ्यूरिक एसिड। और इसका प्रोसीजर क्या है? इन अ 50 मिलीलीटर जेल डाल फ्लास्क और अ सिंपल डाइजेशन फ्लास्क टेक 0.5 ग्राम ऑफ ड्राइड ग्राउंड एंड सीव्ड सैंपल। आपने क्या करना है? 50 मिलीलीटर ऑफ जेल डाल फ्लास्क लेनी है, उसके अंदर आपने 0.5 ग्राम जो है वो ड्राई किया हुआ, ग्राउंड किया हुआ और सीव से गुजारा हुआ सैंपल आपने उसके अंदर ऐड कर देना है। उसके बाद ऐड 1 मिलीलीटर ऑफ परक्लोरिक एसिड एंड 0.5 मिलीलीटर H2SO4। आपने उसके अंदर 1 मिलीलीटर परक्लोरिक एसिड ऐड करना है और उसके साथ क्या ऐड करना है? 0.5 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड। सोयल जेंटली, आराम से उसको घुमाना है एंड डाइजेस्ट। उसके बाद डाइजेस्ट कर लेना उसको एट मॉडरेट हीट फर्स्ट, इंक्रीजिंग द हीट स्लोली। पहले आपने मॉडरेट हीट करनी है, उस पर आपने उसको करना है डाइजेस्ट, और फिर सांस आहिस्ता आहिस्ता हीट को बढ़ाते जाना है। उसके बाद डाइजेस्ट फॉर अबाउट 15 मिनट्स आफ्टर अपेयरेंस ऑफ वाइट फ्यूम्स। जब वाइट फ्यूम्स आ जाएंगे तो उसके बाद आपने 15 मिनट तक मज़ीद उसको डाइजेस्ट करना है, उसकी डाइजेशन करनी है। उसके बाद कूल कर लेना है
और द कोल्ड जस्ट इज़ यूजली कलरलेस और पिंक, या वो जो अपने कूल करने के बाद देखना है वो कलरलेस होगा या पिंक होगा। फॉर आयरन एंड मैंगनीज, ये आपने पहले ही देखा था, पीछे भी हमने बात कर लिया इसकी कि आयरन और मैंगनीज के लिए एक एडिशनल हीटिंग स्टेज होती है। तो आपने क्या करना है, फॉर आयरन मैंगनीज ऐड 10 मिलीलीटर ऑफ वाटर, ऐड 10 मिलीलीटर ऑफ वाटर ऐड करना है और उसको बॉयल कर लेना है फॉर फ्यू मिनट्स बिफोर फिल्टरिंग। उसके बाद फिल्ट्रेशन करनी है 50 मिलीलीटर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर, उसकी टाइट्रेशन कर लेनी है और उसके अंदर पानी ऐड कर लेना है अप टू द मार्क्स। फिर जितना सैंपल होगा उसके अलावा जितनी जगह बचे उसके अंदर आपने पानी ऐड कर लेना है। उसके बाद प्रीपेयर आप ब्लैंक, जैसे कि आपने ड्राई एशिंग में ब्लैंक प्रीपेयर किया था, इस तरह इसमें भी सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए एक ब्लैंक प्रीपेयर कर लेना है, लेकिन उसके अंदर प्लांट सैंपल को ऐड नहीं करना है और दोनों को कंपेयर कर लेना है। और इस तरह हमारी वेट टेस्टिंग हो जाएगी। ये था हमारा आज का टॉपिक, एनालिसिस ऑफ प्लांट मटेरियल। उम्मीद है समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।